बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दिन सुल्तान शहाबुद्दीन तख्त नशीन थे कि उनका एक अमीर कहने लगा, हर सुल्तान के चंद बेटे होते हैं, काश हमारे सुल्तान का भी कोई बेटा होता जो उनके बाद उनकी सल्तनत को संभालता। जिस पर सुल्तान ने कहा, हाँ, हर सुल्तान के 2-4 बेटे होते हैं जो तख्त संभालते हैं, लेकिन मैं वो सुल्तान हूँ जिसके हज़ारों बेटे हैं जो मेरे बाद मेरा नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, मर्द मोमिन के ये अल्फाज सच साबित ना होते तो आज शायद ना मैं वीडियो बना रहा होता और ना आप देख रहे होते। आप देख रहे हैं तारीख़ हिंदुस्तान का 6th एपिसोड और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उसामा मिर्ज़ा। नाज़रीन, 15 मार्च 1206 ईस्वी में सुल्तान शहाबुद्दीन की शहादत के बाद उनके तुर्क, गोरी, खुरासानी और खिलजी अमीरों में तनाज़ा खड़ा हो गया। गोरी उमरा शहाबुद्दीन के भाई सुल्तान गियासुद्दीन के बेटे महमूद को जानशीन मुकर्रर करना चाहते थे, जबकि किरमान और शेवरान के अहदेदारों के नज़दीक गोरी गवर्नर तुर्क गुलाम ताजुद्दीन यल्दूज़ को सुल्तान बनना चाहिए था। बहुत सारे तुर्क उमरा के नज़दीक ये हक कुतुबुद्दीन ऐबक का था, लिहाजा इस मसले का हल कुछ यूँ हुआ। गोरी उमरा के एक शाही दावतनामे के जवाब में गियासुद्दीन महमूद ने जवाब दिया, मुझे अपना वतन फ़िरोज़ को जान से प्यारा है और मैं इसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। सल्तनत के वारिस मेरे चचा शहाबुद्दीन की वसीयत के मुताबिक उनके वो गुलाम है जो उन्हें बेटों से ज़्यादा अजीज़ थे। लिहाजा महमूद ने ताजुद्दीन यल्दूज़ को गज़नी का हुक्मरान बना दिया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले दिल्ली का तख्त किया। मुल्तान नासिरुद्दीन कबाचा के हाथ आया और बंगाल में खिलजियों ने आज़ादाना छोटी सी रियासत कायम कर ली। नाज़रीन, दिल्ली का हुक्मरान नामजद होने के बाद लाहौर के नामवर लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में गए और ख्वाहिश का इजहार किया कि हिंद की इस्लामी सल्तनत का मरकज़ लाहौर को बनाया जाए, जो ऐबक ने खुशी से कबूल की और लाहौर को दारुल हुकूमत बना दिया। लेकिन ताजुद्दीन यल्दूज़ को हिंद पर ऐबक की हुक्मरानी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अगरचे वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सुसर भी था। यल्दूज़, जो कि गज़नी का हुक्मरान था, इसलिए खुद को शहाबुद्दीन गोरी की तरह सुल्तान और ऐबक को एक वली अहद की तरह देखता था। लेकिन ऐबक ने यल्दूज़ को सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। यल्दूज़, जो खुद को गोरी सुल्तान समझता था, उसने ऐबक के इस इक़दाम को गोरी सल्तनत से बगावत जानते हुए अपनी फ़ौज का रुख पंजाब की तरफ मोड़ दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब हमले की खबर सुनी तो यल्दूज़ को पंजाब से दूर दूर कोहिस्तान के इलाके से वापस भागने पर मजबूर कर दिया। यूँ दामाद ने सुसर को न सिर्फ मैदान जंग में शिकस्त दी बल्कि अपनी ताकत का लोहा भी मनवाया। इस मार्के की खबर देने के लिए ऐबक ने अपने ख़ास वज़ीर निज़ामुद्दीन मोहम्मद को फ़िरोज़ को रवाना किया। ये खबर सुनकर गियासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को न सिर्फ गोरी ख़ानदान की ग़ुलामी से आज़ादी का परवाना जारी किया बल्कि सुल्तानुल हिंद के लक़ब से भी नवाजा और साथ साथ शाही लिबास और दीगर शाही लवाज़मात बतौर तोहफ़ा भेज दिए। यूँ 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने आज़ाद सुल्तान की हैसियत से तख्त लाहौर संभाला और लाहौर में बैठकर हिंद के मफतूहा इलाकों पर हुकूमत का आगाज़ किया और गोरियों से वफादारी बरकरार रखते हुए खुद को हमेशा गोरी सुल्तान का एक गुलाम जाहिर किया। इसलिए उनकी सल्तनत भी सल्तनत गुलामा ही मशहूर हुई। नाज़रीन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन को कोहिस्तान से भगाने के बाद गज़नी भी अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन जल्द ही कत्ल की साजिश होने की बदौलत वापस लाहौर का रुख किया और यूँ गज़नी दोबारा यल्दूज़ के हाथ में चला गया। सुल्तान शहाबुद्दीन की फ़ौज में खिलजी कबीले के लोग सिर्फ शहाबुद्दीन तक ही वफादार रहे और हिंद के शुमाल में बंगाल को अलग रियासत बना लिया, क्योंकि वो गोरी सुल्तान के ग़ुलाम सिपाही नहीं थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सियासी बसीरत को इस्तेमाल करते हुए खिलजियों को न सिर्फ अपना बाजगुजार बना लिया बल्कि वो सुल्तान कुतुबुद्दीन के वफादार साथी भी बन गए। इससे अगली किस्त में आप हिंदुस्तान के यूसुफ का दिलचस्प वाक़या सुनेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।